कैसे आप? उम्मीद करता हूँ स्वस्थ, व्यस्त और मस्त होंगे। आज जो है वो हम चर्चा करेंगे, समास से संबंधित है। इससे पहले मैं आपको समास क्या होता है इसके बारे में बता चुका हूँ। आज जो हम समास के वर्गीकरण के बारे में बात करेंगे, भाई समास कितने प्रकार का होता है और हम इसका किस तरीके से प्रयोग करेंगे। ठीक है, पहले हम पढ़ेंगे इसके भेद कौन कौन से हैं और किस भेद का हम किस तरीके से प्रयोग करेंगे, इसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। तो समास मूलतः जो आपका है अकॉर्डिंग टू हिंदी और अकॉर्डिंग टू संस्कृत, यानी संस्कृत के अनुसार और हिंदी के अनुसार, दोनों ही बता देता हूं मैं आपको कि भाई किस तरीके से हम इसका प्रयोग करेंगे और ये कितने प्रकार का होता है। तो पहले बात कर लेते हैं, समास जो है मुख्य रूप से संस्कृत में तो आपके 4 प्रकार, कई जगह 5 प्रकार बताए जाते हैं, लेकिन हिंदी में जो है समास के मुख्य 6 भेद माने गए हैं। ठीक है, मुख्य रूप से कितने भेद माने गए? 6 भेद माने गए। तो मैं आपको हिंदी के अकॉर्डिंग, क्योंकि उनका प्रयोग आप बराबर करते हो संस्कृत में भी, तो हम उसको डायग्राम जो है वो हम संस्कृत के हिसाब से करेंगे, लेकिन हम पढ़ेंगे अब इसको हिंदी के हिसाब से। तो पहले जो समास है उस पहले समास का नाम है आपके अव्ययीभाव समास। बिल्कुल आसान है समास को समझना। ठीक है, जहां समास में जो पहला पद है, ठीक है, जहां समास में आपका पहला पद प्रधान या अव्यय होता है, ठीक है, पहला पद यानी प्रथम पद, प्रथम पद प्रधान, प्रथम पद प्रधान जो होता है वो होता है आपका अव्ययीभाव समास। दूसरे समास की हम बात करें तो दूसरा जो समास है आपका मुख्य समास दूसरा, उसका नाम है आपके तत्पुरुष समास। तो तत्पुरुष समास क्या होता है? तत्पुरुष समास में आपके उत्तर पद प्रधान होता है, उत्तर यानी बाद वाला पद। ठीक है, तत्पुरुष समास में क्या होगा? तो इसमें हो जाएगा आपके उत्तर पद प्रधान, यानी बाद वाला जो पद है वो प्रधान होता है, वहां पे आपके तत्पुरुष समास होता है। अच्छा, इसी में आपके तत्पुरुष समास जो है ना वो 2 तरीके से होता है। तत्पुरुष समास कितने तरीके से होता है? 2 तरीके से। एक होता है आपके वैधिकरण तत्पुरुष, एक तो होता है वैधिकरण तत्पुरुष, और दूसरा जो होगा आपके वो हो जाएगा समानाधिकरण। दूसरा कौन सा है? समानाधिकरण। ठीक है। अच्छा, वैधिकरण में जो है आप पढ़ते हैं भाई समास में अलग अलग पदों में अलग अलग विभक्ति हो जाती है, द्वितीय विभक्ति में, तृतीय विभक्ति में, चतुर्थी में, पंचमी में, षष्ठी में और सप्तमी में। समानाधिकरण जो समास है उसमें आपके 2 मुख्य समास जो है वो हिंदी के अंतर्गत जो आप पढ़ते हैं और ठीक है पढ़ाए जाते हैं, वो 2 कौन कौन से? तो इसमें पहला हो जाएगा आपका कर्मधारय समास और दूसरा हो जाएगा आपके द्विगु समास। ठीक है, दूसरे इसमें समानाधिकरण में कौन सा हो जाएगा? द्विगु समास। ठीक है, हिंदी में ये मुख्य समास के अंतर्गत बताए जाते हैं, लेकिन संस्कृत में इनको तत्पुरुष का ही भेद मान करके तत्पुरुष में 2 प्रकार से बांटते हैं, वैधिकरण और समानाधिकरण। वैधिकरण जो है वो आपका मुख्य तत्पुरुष समास होता है, उसके अंतर्गत आता है, और समानाधिकरण में आपके 2 समास होते हैं, कर्मधारय समास और एक द्विगु समास। पहले मैं इनकी विशेषता बताते चलूं कि जो कर्मधारय समास है वो होता है किसके साथ? तो ये होता है एक तो विशेषण विशेष्य, विशेषण विशेष्य, और दूसरा होता है ये उपमान और उपमेय। विशेषण विशेष्य और उपमान उपमेय के साथ आपके कर्मधारय समास होता है, यानी एक पद विशेषण दूसरा विशेष्य, या एक पद उपमान और दूसरा पद उपमेय होता है, वह आपके कर्मधारय समास होता है। और द्विगु समास में पहला पद होता है संख्या। ठीक है, संख्यावाची, पहला पद संख्या। जहां पहला पद आपके क्या हो? कोई संख्या का पद हो, पहला पद संख्या। ठीक है, पहला पद संख्या की जैसे मैं बात करूं तो जैसे सप्ताह, नवरात्रि, पंचतंत्र, पंचगव्य, ये सारे आपके किसके समास के अंतर्गत आ जाएंगे? द्विगु समास के अंतर्गत आ जाएंगे। फिर जो तीसरा संस्कृत में मुख्य समास बताया जाता है उसका नाम है द्वंद्व समास। अच्छा, द्वंद्व समास क्या होता है? तो द्वंद्व समास में आपके जो प्रत्येक पद होता है वो प्रधान होता है। ठीक है, जितने पद दे रखे हैं वो सारे प्रधान होते हैं, वहां पे आपके द्वंद्व समास होता है। प्रत्येक पद प्रधान, यानी जितने भी पद दे रखे हैं वो सारे क्या है? प्रधान है, वहां आपके हो जाएगा द्वंद्व समास। और अंतिम जो समास का भेद है उस समास का नाम है बहुब्रीहि समास। बहुब्रीहि समास भी वैसे तो 2 तरीके से होता है, वैधिकरण और समानाधिकरण, लेकिन मैं इसको एक पद से बताऊंगा आपको। और इस समास की मुख्य विशेषता क्या होती है कि इसमें क्या होता है? अन्य पद प्रधान होता है, यानी जो पद दे रखे हैं आपको उन पदों के अलावा कोई दूसरा पद जो उसमें नहीं है पूरे संपूर्ण वाक्य में, वो पद जब प्रधान होता है वहां बहुब्रीहि समास होता है। ठीक है, तो इस तरह से समास के मुख्य तो 4 भेद होते हैं संस्कृत के अकॉर्डिंग, लेकिन हिंदी में आपको 6 पढ़ा जाता है। वो 6 कौन कौन से? एक बार उसकी हम चर्चा कर लेते हैं।
पहला हो गया आपके अव्ययीभाव समास। इसमें क्या होता है, पहला पद प्रधान होता है, पहला पद प्रधान भी कह सकते हो, पहला पद उपसर्ग कह सकते हो, पहला पद अव्यय कह सकते हो। यानी जहां समास में पहला पद प्रधान हो, अव्यय हो या उपसर्ग हो, उसे हम अव्ययीभाव समास के नाम से जानते हैं। दूसरी हमने बात की तत्पुरुष समास की। तत्पुरुष समास जो है वो संस्कृत के अकॉर्डिंग मैंने आपको बताया दो तरह से होता है, एक वैधिकरण और एक समानाधिकरण। तो वैधिकरण तत्पुरुष समास क्या होता है, जहां द्वितीय विभक्ति में, तृतीय विभक्ति में, चतुर्थ विभक्ति में, पंचमी विभक्ति में, षष्ठी में और सप्तमी विभक्ति में जहां पद बनते हैं वो होते हैं वैधिकरण। वैधिकरण में अर्थ क्या हो गया, दो पद बनेंगे, दोनों पद जो है वो आपके अलग अलग विभक्तियों में होंगे, तो वहां आपके वैधिकरण तत्पुरुष समास होता है। और दूसरा मैंने तत्पुरुष समास का भेद लिखा है वो है समानाधिकरण। अच्छा, इसको समानाधिकरण क्यों कहते हैं, तो इसमें जो दो पद विग्रह करेंगे, दो पदों का, तो विग्रह करते समय अगर पहले पद का आपने प्रथम विभक्ति का एक वचन रखा है तो दूसरा पद भी प्रथमा का एक वचन होगा, ठीक है, यानी समान होगा उनका अधिकरण, यानी जो दो पद बनेंगे वो समान विभक्ति और समान वचन में बनेंगे। तो इसमें पहला मैंने लिखा है, इसके दो भेद है समानाधिकरण के कर्मधारय, जिसमें एक पद विशेषण और दूसरा विशेष्य, और विशेषण विशेष्य समान विभक्ति और समान वचन में होते हैं विग्रह करते समय। दूसरा लिखा मैंने उपमान और उपमेय। इसमें भी क्या होता है, तो इसमें भी आपके जब विग्रह करेंगे तो जो दो पद है, तो अगर एक पद प्रथमा का एक वचन है तो दूसरा भी प्रथमा का एक वचन होगा, और जब एक पद अगर प्रथमा का बहुवचन है तो दूसरा भी प्रथमा के बहुवचन में हो जाएगा, ठीक है। तो समानाधिकरण में पहला है आपका कर्मधारय समास, जो हिंदी में मुख्य समास के अंतर्गत पढ़ाया जाता है, और इसका जो दूसरा भेद है उसको हम कहेंगे द्विगु समास। द्विगु समास तो बिल्कुल आसान होता है पहचानने में। द्विगु समास में क्या होता है, पहला पद जो होता है वो हमेशा एक संख्या होता है, यानी संख्यावाची पद होता है पहला कोई भी। अब संख्यावाची की जब हम बात करें तो संख्यावाची में जैसे आप कह सकते हो त्रिलोक, सप्ताह, नवरात्रि, ठीक है, फिर आपके पंचतंत्रम, पंचगव्यम, ये जो पद है जिसमें पहला पद संख्या हो वह हमेशा आपके क्या होता है, द्विगु समास होता है। फिर बात करें हम समास के अंतर्गत आने वाले तीसरे, संस्कृत के अकॉर्डिंग तीसरा जो मुख्य समास है उसको हम कहते हैं द्वंद्व समास। अच्छा, द्वंद्व समास क्या होता है, तो द्वंद्व समास के लिए भाई जहां प्रत्येक पद प्रधान हो, प्रत्येक पद जैसे आप हिंदी में लिखते हो माता पिता, तो बीच में आप एक डैश लगा देते हो, तो माता और पिता, ठीक है। जैसे तीन नाम बोले मैंने, हरि हर गुरव, तो हरि हर और गुरु तीनों पद हुए, तो जहां प्रत्येक पद प्रधान होता है वह आपका होता है द्वंद्व समास। और उसके बाद बात करें हम अंतिम समास की, उस अंतिम समास का नाम है आपका बहुब्रीहि समास। बहुब्रीहि समास भी आपके लिए बिल्कुल आसान तरीके से मैं इसको समझाऊंगा। बहुब्रीहि समास क्या होता है कि जहां दिए गए पदों के अलावा, यानी जितने पद दे रखे हैं उन पदों के अलावा कोई अन्य पद बन जाता है तो उसको बहुब्रीहि के नाम से जानते हैं। जैसे अगर मैं बात करूं, ठीक है, तो मैंने बोला नीला है कंठ जिसका, तो नीला है कंठ किसका, तो पद बनता है वैसे तो नीलकंठ, लेकिन नीलकंठ आखिर है कौन, तो नीलकंठ आपको पता ही होगा कि नीलकंठ भगवान शिव को भी कहते हैं, और नीलकंठ हम मयूर को भी नीलकंठ के नाम से जानते हैं। तो यहाँ न तो कोई शिव का जिक्र है न ही कहीं मयूर का, तो जब हमने कहा नीला है कंठ जिसका, तो नीलकंठ, और नीलकंठ किसका है, तो भगवान शिव का भी और मयूर का भी, मोर का भी होता है। तो इस तरह से बहुब्रीहि समास में क्या होता है, अन्य पद प्रधान होता है, ठीक है। तो मित्रों, समास के मुख्यतः हिंदी में आपके 6 भेद माने गए, संस्कृत में आपके 4 भेद बताए जाते हैं या 4 भेद पढ़ाए जाते हैं, वो 4 मैं आपके सामने लिख चुका हूँ अव्यय भाव। अच्छा, इनको 4 भेदों में क्यों माना गया, क्योंकि देखो प्रधान 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 और प्रधान, यानी जहां पदों की प्रधानता होती है वही समास होता है। इनमें आपके पदों की प्रधानता नहीं होने के कारण समास को, कर्मधारय समास और द्विगु समास को संस्कृत में मुख्य समासों के अंतर्गत नहीं मान करके तत्पुरुष का भेद मात्र मान लिया गया है, ठीक है। तो इसको हम आगे जो विस्तार से पढ़ेंगे। पहला अव्ययीभाव समास, पहला पद प्रधान या उपसर्ग या अव्यय। तत्पुरुष समास, इसमें बाद वाला पद प्रधान होता है, पहले पद में विभक्ति जुड़ जाती है, ठीक है, वो था आपका तत्पुरुष समास, ठीक है। फिर तत्पुरुष समास के 2 भेद, व्यधिकरण अलग अलग विभक्तियों में होंगे दोनों पद, फिर समानाधिकरण, समानाधिकरण में दोनों पद समान विभक्ति होंगे। तो समान विभक्ति में बनने वाले पद कौन कौन से हो गए, तो इसमें एक तो हो गया आपका कर्मधारय समास और एक हो गया आपके द्विगु समास। तो कर्मधारय समास क्या होता है, जहां पर एक पद विशेषण और दूसरा विशेष्य और एक पद उपमान और उपमेय हो, ठीक है, एक पद विशेषण दूसरा विशेष्य और एक पद उपमान और दूसरा पद उपमेय हो, तो वहां आपके होता है कौन सा समास, तो वहां आपका होता है कर्मधारय समास। और समानाधिकरण में दूसरा समास है आपका द्विगु समास। द्विगु समास बिल्कुल ही आसान है, जहां पहला पद संख्यावाची हो, यानी पहला पद कोई गणितीय अंक जिसको हम कहते हैं गणित का अंक, ठीक है, कोई संख्या हो, जैसे नवरात्रि, सप्ताह में आपको बता चुका हूं, वहां हो, वहां आपके द्विगु समास होता है। द्वंद्व समास, प्रत्येक पद जहां प्रधान होता है वहां आपके द्वंद्व समास होता है।
और बहुब्रीहि समास क्या होता है, जहां दिए गए पदों के अलावा अन्य पद की प्रधानता होती है, उसे हम बहुब्रीहि समास के नाम से जानते हैं। ठीक है, इसके बारे में विस्तृत चर्चा जो है हम हमारे अगले वीडियो में करने वाले हैं कि अव्ययभाव समास क्या होता है और किस प्रकार से हम इसका प्रयोग करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।